नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैंने लक्ष्मीकांत की सीरीज़ शुरू की है। इस सीरीज़ में हम लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर्स को एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया है, जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, कैसे हमारे ब्रिटिश काल के अधिनियमों ने हमारे संविधान को दिशा दी, हमारे संविधान के प्रावधानों को इन्फ्लुएंस किया। फिर हमने देखा कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं वो है फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इस चैप्टर में हम उन चीज़ों को देखेंगे जो भारतीय संविधान को पूरे विश्व में एक अनूठा संविधान बनाती है, जो भारतीय संविधान को विश्व में एक अनोखा स्थान दिलाती है। हम इन सारे प्रावधानों को बारी बारी से और बारीकी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। So let's jump straight to the topic. ये जो डायग्राम आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये डायग्राम इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, सेलियन जो फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बारे में है। मैं इसको आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहला सेलियन फीचर्स है कि हमारा संविधान एक सबसे लंबा लिखित संविधान है। हमारे संविधान में जितने भी प्रावधान हैं वो बहुत सारे स्रोतों से लिया गया है। हमारा संविधान कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा संविधान एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघात्मक व्यवस्था की बात करता है। हमारे संविधान में संसदीय सरकार की बात है। ये सब इन सब पॉइंट्स को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर हमारे संविधान में संसदीय संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय की बात की गई है। हमारे संविधान में एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। हमारे संविधान में मूल अधिकार हैं। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं। हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। हमारे संविधान में भारत को एक सेक्युलर स्टेट के रूप में स्थापित किया गया है। हमारे संविधान में इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। हमारे संविधान में 3 टियर गवर्नमेंट की बात की गई है और हमारे संविधान में कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई। तो ये ऐसे 17 पॉइंट है टोटल, जो संविधान की विशेषताएं हैं, और इन सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, ताकि अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, स्टेट पीसीएस का हो या किसी भी एग्जाम में हो, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरीके से पढ़ें कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो सबसे पहला जो संविधान की विशेषता है वो ये कि हमारा संविधान अभी तक का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा संविधान इतना लंबा क्यों हो गया। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। इन फैक्टर में सबसे पहला है ज्योग्राफिकल फैक्टर। अगर आप भारत का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नीचे, यानी नॉर्थ टू साउथ, अगर लैटिट्यूड में हम एक्सटेंट देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इतना फैला हुआ है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, लगभग 30 डिग्री अक्षांश और लगभग 30 डिग्री देशांतर का फर्क है जो भारत का विस्तार है। अब इतने बड़े देश के लिए अगर कोई भी कानून बनाना हो तो इतने बड़े देश में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों की आकांक्षाओं को एक संविधान जब तक समाहित नहीं करेगा तब तक वो संविधान अच्छा संविधान नहीं कहा जाएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में वाले चैप्टर में पढ़ाया, जिन्होंने नहीं देखा वो वापस जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे एक संविधान अच्छा संविधान कहा जाता है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा संविधान बनाने के लिए हमने अपने ज्योग्राफिकल फैक्टर को ध्यान में रखा। हमने इस बात को ध्यान में रखा कि इतने बड़े देश के लिए एक ऐसा संविधान होना चाहिए जो इतने बड़े देश में रह रहे सभी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करे। फिर हमारा संविधान इतना बड़ा है, इसके लिए हमारा एक हिस्टोरिकल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए एक ऐतिहासिक कारक भी जिम्मेदार है, और वो ऐतिहासिक कारक क्या है? एक्ट ऑफ 1935। ये एक्ट इतना इम्पॉर्टेंट है कि हमने
अपने संविधान में लगभग इस पूरे एक्ट के प्रावधान को ले लिया है, क्योंकि ये जो एक्ट है ये मेनली एडमिनिस्ट्रेशंस के प्रावधान को बताता है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे बी आर अम्बेडकर साहब ने 1935 के अधिनियम की महत्ता बताते हुए इस बात की ओर इशारा किया कि हमें कोई शर्म नहीं है कि हमने एक्ट ऑफ 1935 से बहुत सारे प्रावधान उधार लिए। शर्म तो सिर्फ इस बात की है कि हमने उनमें से जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस है उनको उधार लिया है। तो हमने चूंकि 90 एक्ट ऑफ 1935 आप खुद में ही एक बहुत बड़ा एक्ट था और उसके हमने लगभग बहुत सारे प्रावधानों को अपने संविधान में शामिल किया है, इसलिए भी हमारा संविधान एक लंबा संविधान बन गया। अब एक्ट ऑफ 1935 के क्या प्रोविजंस है ये आप मेरी दूसरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, जो जिसमें संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मैंने बताया है। उसका दूसरा जो पार्ट है जिसमें मैंने क्राउन रूल के अंडर में जितने भी एक्ट्स आए उनके बारे में बताया है, तो आप वहाँ जाके इस एक्ट को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। फिर हमारा संविधान इतना बड़ा है, उसके लिए तीसरा कारक जो जिम्मेदार ये है वो ये कि हमारे देश में एकल संविधान है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो सेंटर हो या स्टेट हो। अब हम यूएस में देखते हैं कि यूएस में जो भी सेंट्रल पावर है, सेंट्रल के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट्स का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वहाँ पे स्टेट्स को एक अलग एंटिटी तो माना ही गया है और उनके कोर्ट्स भी अलग हैं, जुडिशरी भी अलग है और उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी अलग है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में केंद्र और राज्य दोनों के लिए एकल संविधान की बात की गई है। अब इसकी महत्ता ये है कि देखिए, जब भी कोई देश आज़ाद होता है, अब जब मैं आपको इस अगला चैप्टर जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, भारत और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कितनी मुश्किल से इतने सारे राज्यों को हमारे संघ में शामिल किया गया, तब जाके भारत राज्य का निर्माण हुआ। तो जब इतनी मुश्किलों के बाद किसी भी एंटिटी को हमारे यूनियन में शामिल किया गया और उस एंटिटी को फिर अलग कानून बना के इतनी स्वायत्तता दे दी जाती कि वो हमसे अलग हो जाते, तो फिर ये एक अव्यावहारिक कदम हो जाता और हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता। इसलिए हमने भारत में एकता बनाए रखने के लिए, भारत में अखंडता बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्य दोनों के लिए एकल संविधान बनाया। फिर हमने देखा कि हमारे संविधान सभा में जो लीगल ल्यूमिनरीज थे, यानी जो विधि विशेषज्ञ थे, उनका डोमिनेंस था। अब आप सबको मालूम होना चाहिए कि जो कानून की भाषा है वो बहुत ही ज़्यादा जटिल होती है और बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड होती है। तो चूंकि हमारे संविधान सभा में लीगल ल्यूमिनरीज का डोमिनेंस था, तो इसलिए उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो कि कानूनी थी, और इस वजह से भी हमारे संविधान की जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा हो गई। हमारा संविधान एक विशाल संविधान बन गया। और उसके बाद जो हमारे संविधान में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस हैं वो भी डिटेल में लिखे गए हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी देश में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को कोई एक्ट बनाकर लाया जाता है या किसी पॉलिटिकल कंसेंसस के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को लागू किया जाता है। लेकिन हमारे संविधान में इस खतरे को मोल नहीं लिया गया और सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को हमारे संविधान के अंदर लिख दिया गया था। अब जब कोई भी नया देश बनता है तो उन्हें बहुत सारे चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। तो देश नया नया था और संविधान सभा नहीं चाहती थी कि देश में प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन के रनिंग में कोई भी खतरा उत्पन्न हो, कोई भी किसी भी तरह का वो हो, क्या कहते हैं उसको, बाधा उत्पन्न हो। तो इसलिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को भी डिटेल में संविधान में लिख दिया। तो ये 5 ऐसे कारक थे जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। अब हमारे संविधान में 2019 में कुछ चेंजेस लाए गए। वो चेंजेस ये थे कि जो जम्मू कश्मीर का पहले अलग से संविधान था अंडर आर्टिकल 370, उसको एबॉलिश कर दिया गया बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, और इंडियन संविधान के जो भी प्रोविजंस थे उनको अब जम्मू कश्मीर तक बढ़ा दिया गया। यानी कि पहले जम्मू कश्मीर का अपना संविधान होता था, लेकिन अब भारतीय संविधान के प्रावधान ही जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं।
दूसरा चेंज ये था कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के माध्यम से जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया गया। वो कौन है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर संविधान की दूसरी विशेषता है कि संविधान अलग अलग सोर्सेज से लिया गया है, उधार लिया गया है। जितने भी हमारे प्रोविजंस हैं वो अलग अलग देश के संविधान से हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। अगर हम अपने संविधान में स्ट्रक्चरल पार्ट की बात करें, जो संरचनात्मक भाग है हमारे संविधान का, वो 1935 के एक्ट से लिया गया है। जो फिलोसॉफिकल पार्ट है हमारे संविधान में, यानी जो दार्शनिक भाग है, वो यूएसए और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दार्शनिक भाग में हमारा फंडामेंटल राइट और डीपीएस भी आता है। जो हमारा पॉलिटिकल पार्ट है, यानी कैबिनेट सिस्टम हो गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, ये सब हमने यूके से लिया है। तो आइए देख लेते हैं कि हम किस किस प्रोविजन को कहाँ से लिया गया है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इससे हमने फेडरल स्कीम यानी संघीय योजना, गवर्नर का ऑफिस, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारे प्रोविजंस हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बोरो किया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम बोरो किया, हमने रूल ऑफ लॉ बोरो किया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लिया है, सिंगल सिटीजनशिप लिया है, कैबिनेट सिस्टम लिया है, प्रेरोगेटिव रिट लिया है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस यानी कि संसदीय जो विशेषाधिकार हैं उनको लिया है, और बाई कैमरलिज्म यानी द्विसदनीयता लिया है। इन सारे जो भी टर्म्स हैं इनको हम सब को डिटेल में पढ़ेंगे। आगे हम किसी न किसी चैप्टर में इन सारे टर्म्स को डिटेल में पढ़ेंगे, तो जस्ट यू हैव टू हैव पेशेंस। अगला है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अपने संविधान में क्या क्या प्रावधानों को लिया है। तो सबसे पहला प्रावधान और सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान फंडामेंटल राइट है। फिर इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी है, जुडिशियल रिव्यू है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस है, एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो उपराष्ट्रपति का पद होता है, वो भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये सारे प्रावधान आपको याद होने चाहिए, और ये एक बार में याद नहीं होगा, बार बार आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, बार बार आपको इसको अपने जहन में लाना पड़ेगा, तभी जाके ये आपको याद हो पाएगा, और इससे सवाल आने ही आने हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ली है वो है डीपीएसपी। फिर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, राज्यसभा में सदस्यों का नॉमिनेशन। फिर मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रक्रिया है वो भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। जब मैं आपको संविधान की विशेषताओं के बारे में बता रहा था, तो मैंने वहाँ पे आपको एक टर्म लिख के दिया हुआ था कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघात्मक व्यवस्था, यानी इसका मतलब है कि सेंटर थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत होगा इन कंपैरिजन टू स्टेट। तो ये प्रावधान हमने कनाडा से लिया है। फिर वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर्स इन द सेंटर। अब ये देखो, एकात्मकता की ओर झुकाव के जितने मोस्टली प्रावधान है, यानी यूनिटरी प्रोविजंस जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होंगे ना, वो उनमें से अधिकतर कनाडा से लिए गए होंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको कोई ऐसा प्रोविजन पूछा जाता है एक क्वेश्चन में कि ये कहाँ से लिया गया है, और वो प्रोविजन अगर यूनिटरी फीचर को बताता है, तो हम कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीधा सीधा आंसर ले सकते हैं। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द स्टेट, हम देखेंगे इसको कि कैसे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स एक यूनिटरी फीचर है। फिर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ स्टेट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी हमने समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता, जो वाणिज्य है उसकी स्वतंत्रता, फिर और जो संसद की संयुक्त बैठक होती है वो हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस लिया है रिलेटिंग टू सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इमरजेंसी के टाइम में सर्टेन फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, यानी निलंबित हो जाते हैं। तो इस प्रोविजन को हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। सोवियत रूस, जो कि अब जिसका विघटन अब हो चुका है, अब रशिया,
इसी का पुराना स्वरूप है यूएसएसआर। तो हमने उससे फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल ऑफ जस्टिस, जिसमें सोशल है, इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल है, वो हमने अपने प्रस्तावना में शामिल किया है। तो इन सारे प्रोविजंस को हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फ्रांस के संविधान से हमने रिपब्लिक और लिबर्टी के विचार लिए हैं। रिपब्लिक और लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के विचार लिए हैं, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो इन विचारों को हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन ने से हमने संविधान में संशोधन का तरीका लिया है। और फिर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। अब राज्यसभा के सदस्यों का जो नॉमिनेशन है वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। वहीं राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये प्रोविजन लिए। तो हमने देखा कि कैसे अलग अलग देश के संविधान से हमने अपने संविधान में उन सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को शामिल किया है जो हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहे थे। अब तीसरी विशेषता जो हमारे संविधान की है वो ये कि हमारा संविधान रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मिश्रण है, यानी कठोरता और लचीलेपन का, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। रिजिडिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी संविधान रिजिड है तो उस संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया होगी वो एक विशेष प्रक्रिया होगी। संविधान में संशोधन किसी ऑर्डिनरी लॉ की तरह जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसकी तरह से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। वहीं फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि संविधान में संशोधन करने के लिए ठीक उसी प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है जो एक सामान्य कानून के लिए अपनाया जाता है। तो हमारे संविधान में इन दोनों बातों को शामिल किया गया है, यानी हमारे संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से, जो कि अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है, उसके माध्यम से संशोधन किया जाता है। वहीं कुछ एक प्रावधान ऐसे हैं जिसको हम सामान्य कानूनों की तरह संशोधित कर सकते हैं। अगर अनुच्छेद 368 के तहत हम संशोधन की प्रक्रिया की बात करें तो इसमें दो प्रकार की प्रक्रिया है। एक तो स्पेशल मेजॉरिटी वाली प्रक्रिया है और दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन। जो विशेष बहुमत वाली प्रक्रिया है उसमें कुल सदस्यों का बहुमत तो चाहिए ही, साथ ही साथ उपस्थित और मत देने वाले दोनों सदस्यों का 2/3 चाहिए। तो ये एक बहुत ही टफ प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से संविधान में संशोधन मुश्किल होता है। दैट इज व्हाई इट इज द रिजिड पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन है, ये तो और ज्यादा मुश्किल है। जब भी किसी फेडरल मामले में संशोधन किया जाता है, यानी संघीय मामले में संशोधन किया जाता है, तो इस वाली प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो ये दो प्रक्रिया रिजिड प्रक्रियाएं हैं जिनको अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने के लिए शामिल किया गया। ठीक है। फिर अगली विशेषता जो हमारे संविधान की है वो ये कि फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, यानी एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघात्मक व्यवस्था। अब हमारे संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों विशेषताएं मौजूद हैं। इसलिए तो हमारे संविधान को अलग अलग एक्सपर्ट ने नया नाम भी दिया है। जैसे केसी वेरे ने हमारे संविधान को अर्धसंघीय या क्वासाई फेडरल बोला है। मॉरिस जोन्स ने बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोला है। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला है, यानी सहकारी संघवाद बोला है। वहीं आइवर जेनिंग्स ने फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। तो देखा हमने कि कैसे हमारे संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों विशेषताएं मौजूद हैं। अब संघात्मक विशेषताओं में कौन कौन सी विशेषताएं शामिल हैं? अगर हम संघात्मक विशेषताओं की बात करें तो इसमें सबसे पहले है 2 गवर्नमेंट। इंडिया के केस में 3 गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे। फिर फेडरल फीचर है डिविजन ऑफ पावर्स, यानी शक्तियों का विभाजन, एक लिखित संविधान, एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कठोर संविधान, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका और बाइकैमरलिज्म यानी द्विसदनीयता। अब इन सारे जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी विशेषताएं हैं, सारे फीचर्स का इससे सीधा सीधा संबंध है। फेडरल फीचर मतलब होता है सीधा सीधा शक्तियों का विभाजन, यानी द्विस्तरीय, 2 स्तर पे सरकार होगी।
सरकार किसी एक जो सरकार की शक्तियाँ हैं वो किसी एक स्तर पे केंद्रित नहीं होगी। इसी को फेडरलिज्म बोलते हैं। मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये चीज़ें बताई थी। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। अब जैसे दोहरी सरकार यानी टू गवर्नमेंट, तो टू गवर्नमेंट फेडरल फीचर से कैसे रिलेटेड है? अब अगर दो गवर्नमेंट नहीं होता, इंडिया के केस में तीन गवर्नमेंट है, तो पूरी की पूरी पावर सेंटर के पास सेंटर्ड हो जाती। तो क्या हमारा देश फेडरल रह पाता? नहीं रह पाता। इसलिए जब जहाँ भी फेडरलिज्म होगा वहाँ पे शक्तियों का विभाजन होगा, जो कि अगला फीचर है। फिर एक फेडरल फीचर के फेडरल की पॉलिटी के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, जब भी शक्तियों का विभाजन होता है तो इस विभाजन को एक स्थायी आधार देने के लिए उस विभाजन को जो शक्तियां हैं, यानी जो केंद्र की क्या शक्तियां हैं, राज्य की क्या शक्तियां हैं, उसको संविधान में अगर लिख दिया जाए तो केंद्र और राज्य के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको कम किया जा सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ भी केंद्र मजबूत है, राज्य थोड़े से कम शक्ति रखते हैं। तो कोई भी मजबूत शक्ति कमजोर शक्ति के क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे, इसलिए उनकी शक्तियों को अलग अलग संविधान में लिख देना बहुत जरूरी होता है। इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फेडरलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। और फिर मान लीजिए कि हमारे संविधान में ये बातें लिख दी गई कि केंद्र की क्या शक्ति है और बाकी जो हमारे शक्ति के स्रोत, बाकी जो हमारे एंटिटीज हैं, राज्य हो गया, दो स्तरीय जो सरकार है, उनकी क्या शक्ति है। अब सिर्फ लिख देने से, शक्तियों का सिर्फ संविधान में उल्लेख कर देने से वो शक्तियां ही हमेशा के लिए बनी नहीं रह सकती। अगर केंद्र चाहे, मजबूत शक्ति चाहे, तो उन शक्तियों में संविधान में संशोधन करके बदलाव कर सकती है। तो जो भी मजबूत शक्ति है वो हमारे संविधान में बहुत ज्यादा आसानी से बदलाव ना कर पाए, जो भी राज्य की जो शक्तियां हैं उसको बहुत ज्यादा हैम्पर ना कर पाए संविधान में संशोधन करके। इसलिए संविधान को रिजिड होना बहुत जरूरी है। अगर संविधान कठोर नहीं होगा तो केंद्र आसानी से संविधान में संशोधन करके राज्य की शक्तियों को छीन सकती है या कम कर सकती है। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैसे हमारे फेडरलिज्म से रिलेटेड? अब देखिए, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित कर दिया गया है। अब इस जाहिर सी बात है कि केंद्र ज्यादा मजबूत शक्ति होती है। अब अगर किसी मामले पर केंद्र और राज्य में विवाद होता है तो न्यायपालिका अगर स्वतंत्र नहीं होगी तो वो हमेशा मजबूत शक्ति को फेवर करेगी, या हो सकता है वो किसी केस में कमजोर शक्ति को भी फेवर कर दे। तो इस फेवरिज्म को खत्म करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र रहना जरूरी है। जो शक्तियों का विभाजन हुआ है और वो शक्तियों का विभाजन बना रहे, वो शक्तियों का विभाजन इस प्रकार बना रहे कि कोई भी शक्ति दूसरे के क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप न करे। केंद्र राज्य को अनावश्यक परेशान न करे, राज्य केंद्र के क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप न करे, और जो भी विवाद हो उस विवाद का एक बिना किसी निष्पक्षता के साथ उस विवाद का निर्णय हो। इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना संघवाद में बहुत जरूरी है। फिर बाइकैमरलिज्म हमारे फेडरलिज्म से कैसे रिलेटेड है? देखिए, राज्य और केंद्र में शक्तियां विभाजित कर दी गई है। अब कानून बनाने में राज्य की भी भागीदारी होनी चाहिए। अगर शक्तियां विभाजित की गई है तो संसद में जो भी कानून बनेगा उसमें राज्य की भी भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए हमारे संसद में एक उच्च सदन बनाया गया है जहां पे राज्य के प्रतिनिधि, बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है राज्यसभा और लोकसभा द्विसदनीयता, दो सदन हमारे संसद में है। तो पहला जो उच्च सदन है राज्यसभा, उसमें राज्य के प्रतिनिधि होते हैं जो कि कानून बनाने में भागीदारी करते हैं, ताकि केंद्र कोई ऐसा कानून ना बना दे जो राज्यों के मामले में हस्तक्षेप हो। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप इसको दोबारा सुने। आपको इन सारे फीचर्स का, जो भी अलग अलग फीचर्स हैं, इन सारे फीचर्स का आपको फेडरल फीचर ये क्यों है, इसका संबंध आपको पता चलेगा। फिर हमारे संविधान के यूनिटरी फीचर की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ एक मजबूत संघ है। मजबूत संघ कैसे है? देखेंगे कि जो भी रेसिड्यूरी पावर्स है वो सेंटर के पास छोड़ दी गई है। फिर हमारे यहाँ एकल संविधान है, केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। अब संविधान की कठोरता अगर फेडरल फीचर है तो संविधान का लचीलापन यूनिटरी फीचर है। अब यूनिटरी फीचर मतलब क्या?
कि सेंटर का बहुत ज़्यादा मजबूत होना, लगभग सारी शक्तियों का सेंटर में निहित होना। अब अगर सारी शक्तियां सेंटर में निहित है तो केंद्र चाहेगी कि संविधान इतना लचीला हो कि वो जब भी चाहे, जो भी परिवर्तन चाहे, वो आसानी से संविधान में संशोधन करके ले आए। तो इसलिए संविधान का लचीलापन यूनिटरी फीचर है। फिर हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, यानी एकल नागरिकता है। अब हमारे यहाँ पे राज्य और केंद्र दो अलग अलग इकाइयां हैं, दोनों की अलग अलग शक्तियां हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे एकल नागरिकता की बात की गई है, जो कि एक यूनिटरी फीचर है। ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहने का मतलब ये कि हमारे यहाँ केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग न्यायपालिका का प्रावधान नहीं है। एकल न्यायपालिका है, जिसमें जो टॉप पे सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट होता है, और फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और फिर बहुत सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। तो ये हायरार्की है हमारे देश में। तो हमारे यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है वो यूनिटरी फीचर है। फिर गवर्नर का अपॉइंटमेंट, केंद्र के द्वारा गवर्नर को राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था की देखरेख के लिए नियुक्त किया जाता है। तो ये एक यूनिटरी फीचर, हम इस सबको समझेंगे जब हम फेडरलिज्म पढ़ेंगे, तो हम आगे किसी न किसी टॉपिक में हम इन सब फीचर को आराम से देखेंगे। फिर ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजंस, कैसे इमरजेंसी के टाइम में हमारा देश यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है, हम देखेंगे। तो ये सारे यूनिटरी फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे हमारे संविधान में एकात्मक विशेषता और संघात्मक विशेषता दोनों का मिश्रण है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो फेडरेशन वर्ड है, ये हमारे संविधान में कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। हमारे आर्टिकल 1 में भी संविधान ये बताता है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ये फेडरेशन वर्ड है हमारे संविधान में कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया। अगला इंपॉर्टेंट फीचर जो हमारे संविधान की है वो ये कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी संसदीय सरकार है। चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट हो, दोनों जगह हमारे यहाँ पे संसदीय सरकार है। अब ये विशेषता हमने ब्रिटेन से बोरो किया है। जब मैं आपको एक संविधान की वो बता रहा था, अच्छे संविधान की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो वहां पे मैंने आपको हमने कैसे अपने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट्री फॉर्म को अपनाया, क्योंकि हम इससे पिछले 100 सालों से यूज टू थे, इसलिए हमने अपनाया। तो यहाँ पे वहां पे मैंने आपको ये समझाया था। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? दरअसल दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के रिलेशन के बेस पे। एक होती है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, दूसरी होती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल नहीं होता है, यानी जो कार्यपालिका है वो विधायिका के समक्ष जवाबदेह नहीं होती है। वहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यपालिका विधायिका के समक्ष जवाबदेह होती है। ठीक है। फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोऑर्डिनेशन होता है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, यानी जब संसदीय व्यवस्था की हम बात करेंगे तो उसमें कार्यपालिका और विधायिका में समन्वय होता है। वहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कार्यपालिका और विधायिका को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता। अब चूंकि ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोरो किया है, और ब्रिटेन में एक जगह है वेस्टमिंस्टर, और वहीं पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम वेस्टमिंस्टर या रिस्पॉन्सिबल या कैबिनेट मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। अब संसदीय जो व्यवस्था है या संसदीय प्रक्रिया, उसकी क्या क्या फीचर्स हैं, हमारे संविधान में भी आप इसको देख सकते हैं। तो संसदीय व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं, हम एक बार इसको देख लेते हैं। संसदीय व्यवस्था में दो प्रकार के हेड होते हैं, एक नॉमिनल हेड होता है और एक रियल हेड होता है। नॉमिनल हेड हमारा प्रेसिडेंट होता है, जिसको हम डी जूरे हेड कहते हैं। रियल हेड हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, इसको डी फैक्टो हेड कहते हैं। प्रेसिडेंट हमारा हेड ऑफ द स्टेट होता है, वही पीएम हमारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। फिर संसदीय व्यवस्था एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने का मतलब ये है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जितने भी मेंबर्स हैं, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कोई भी एक सदस्य कोई अगर काम करता है तो उसके लिए पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इसको हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। फिर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो हमारे लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं। अगर आप यूएस में देखेंगे तो यूएस में जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको लेजिस्लेशन से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है। वहीं भारत में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं। फिर हमारे यहाँ पे
पीएम का लीडरशिप होता है, ना कि प्रेसिडेंट का। अगर केंद्र स्तर पे बात करें तो पीएम का, और राज्य स्तर पे बात करें तो सीएम का। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे यहाँ केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर संसदीय व्यवस्था है। फिर संसदीय व्यवस्था में लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है, यानी लोअर हाउस जो है, निम्न सदन का विघटन। तो ये सारी व्यवस्था हमारे संसदीय व्यवस्था की है, ये सारे विशेषताएं हमारे संसदीय व्यवस्था की। अब हमने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम उधार तो लिया है, लेकिन हमारे संसदीय व्यवस्था में और ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम में, दोनों में थोड़ा बहुत फर्क है। वो क्या फर्क है हम देख लेते हैं। जो भारतीय संसद है वो सोवरेन नहीं है ब्रिटेन की तरह। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है। ब्रिटेन में अगर कोई कानून पास हो जाता है तो उसको जुडिशरी किसी भी तरह से उसको नकार नहीं सकती, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा न्यायालय के द्वारा की जाती है ऑन दी कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मूल संरचना की जो अवधारणा है उस आधार पर हमारे यहाँ न्यायिक समीक्षा की जाती है। तो हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन नहीं है, वहीं ब्रिटेन में पार्लियामेंट सोवरेन है। फिर हमारे यहाँ पे जो इलेक्टेड हेड है वो ब्रिटेन में नहीं है। हम ब्रिटेन में एक मोनार्क है। इलेक्टेड हेड का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे हेड कौन है, हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट। तो हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वहीं वहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो एक राजा होता है। तो वहां पे ब्रिटेन में मोनार्की है, और वहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो वंशानुगत होता है। हमारे यहाँ पे उसका इलेक्शन बार बार। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम की क्या क्या विशेषताएं हैं, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में और यूके के पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या क्या अंतर है। अब अगली जो विशेषता है, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। हम ये बाकी विशेषताओं को हम एक अगली वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।